अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 22 केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स टू कैन 2111 का हमारा ये लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 39 को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी सारे अपने पिछले लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा। इस लेक्चर में हम रेफरेंस स्टेट्स को यूज़ करते हुए एक प्रोसेस की जो एंथैल्पी है उसको फाइंड आउट करेंगे और उन एंथैल्पीज की मदद से जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसको देखेंगे। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। Acetone is partially condensed out of a gas stream containing 66.9 mole% acetone vapor and the balance nitrogen in a steady state continuous process. Calculate the required cooling rate when the process specifications and material balance calculations lead to the flow chart shown below. हमारे पास एक कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास एक गैस स्ट्रीम सप्लाई की जा रही है। इस गैस स्ट्रीम के अंदर 66.9 मोल% एसीटोन वेपर है और जो बाकी इस गैस स्ट्रीम में हमारे पास नाइट्रोजन है। तो एक स्टेडी स्टेट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कंडेंसेशन का, जिसमें इस गैस स्ट्रीम में से हम जो एसीटोन वेपर मौजूद थी उसको पार्शियली हम कंडेंस करके आप एसीटोन लिक्विड हासिल कर रहे हैं। इस प्रोसेस के दौरान ऑब्वियसली क्योंकि आप वेपर से इसको लिक्विफेक्शन कर रहे हैं, आपने एक कंडेंसेशन की है, तो इसके लिए लिक्विफेक्शन कहना तो दुरुस्त नहीं होगा, कंडेंसेशन की है। तो आपने जब कंडेंसेशन की है तो इस कंडेंसेशन के प्रोसेस के अंदर हमें वो कितनी कूलिंग चाहिए जिस कूलिंग की मदद से हम जो है ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास आफ्टर मटेरियल बैलेंस कुछ लगाकर, यानी कि ये स्टेटमेंट का हिस्सा है, हमारे पास जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इस तरह से शो किया गया है। एक कंडेंसर है, उस कंडेंसर में एक गैस स्ट्रीम आ रही है। उस गैस स्ट्रीम का हमें मोलर फ्लो रेट गिवन है विच इज 100 मोल्स पर सेकेंड। उसके साथ इस गैस के अंदर हमें सवाल में बताया गया था कि 66.9 मोल% इसके अंदर जो है वो एसीटोन वेपर्स मौजूद है। इसका मतलब है कि जो एसीटोन 66.9 मोल%, तो आपके पास क्योंकि 100 मोल्स पर सेकेंड ये फ्लो रेट गिवन था, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 60.669 मोल्स ऑफ एसीटोन वेपर्स पर मोल ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर हमारे पास मौजूद होगा। इसी तरह आपको पता है जो मोल फ्रैक्शन होती है वो 1 के बराबर होती है। तो सवाल में गिवन था कि रेस्ट इज नाइट्रोजन, सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन विल बी पॉइंट डबल, यानी कि 1 माइनस 0.669 विच विल बी 0.331 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर मोल्स। ये सारी चीजें आपको गिवन है। कंडीशंस गिवन है कि इनलेट के ऊपर आपके पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो आपने जब कंडेंसेशन की है तो कंडेंसेशन के नतीजे में आपके पास जो बताया गया था कि पार्शियल कंडेंसेशन हो रही है, तो दो स्ट्रीम्स मिली हैं। एक स्ट्रीम आपको 63.55 मोल्स ऑफ एसीटोन लिक्विड पर सेकेंड, यानी कि आपके पास जो एसीटोन लिक्विड है वो 63.55 मोल्स पर सेकेंड आपके पास जो है वो आ रहा है। अब देखिए, आप जान सकते हैं कि इसको गौर कीजिए, इनलेट पे आपके पास 66.9 मोल्स ऑफ एसीटोन आ रहा है आपके पास। तो अब निकल कितना रहा है लिक्विफाई, जो आपने जो इसके लिए कंडेंसेशन के जरिए जो लिक्विड एसीटोन हासिल किया है वो 63.55 मोल हासिल किया है। तो इसीलिए इसको पार्शियल कंडेंसेशन कहा गया है। इस स्ट्रीम का जो कंडेंस स्टीम आपको मिली है ये आपके पास रेट 20 डिग्री सी पर 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है। उसके मुकाबले में आपके पास एक और स्ट्रीम भी आ रही है, जिस स्ट्रीम के अंदर 36.45 मोल्स पर सेकेंड एक स्ट्रीम है, जिसमें आपके पास 0.092 मोल फ्रैक्शंस ऑफ एसीटोन वेपर्स पर मोल और 0.908 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पर मोल। आप कह सकते हैं कि आपके पास जो मोल फ्रैक्शन एसीटोन वेपर्स की है वो 0.092 और नाइट्रोजन की जो है वो 0.908, 20 डिग्री सी
5 एटमॉस्फेयर। तो आपके पास इस सारे प्रॉब्लम के अंदर ये प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है। इस प्रॉब्लम में हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये इस गैस स्ट्रीम में से जो आपने ये एसीटोन लिक्विड को पार्शियली कंडेंस किया है, तो इसके लिए हम इस कंडेंसर में से कितनी हीट रिमूव करें, जो कि आपके पास इन कंडीशन इन डाटा के मुताबिक हमें वो ये डाटा हमारा फुलफिल हो जाए। तो सवाल के अंदर हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए आपके पास 3 डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें, एसीटोन वेपर्स हैं, नाइट्रोजन है और एसीटोन लिक्विड है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों के लिए आपके पास सीपी की वैल्यूज गिवन है। एसीटोन लिक्विड्स की सीपी किलो जॉउल्स पर मोल पर डिग्री सी 0.123 प्लस 18.6 ×10⁻⁻⁻T। एसीटोन वेपर की हमारे पास जो सीपी है वो 0.07196 प्लस 20.10 multiplied by 10 raised to power minus 5t minus 12.78 multiplied by 10 raised to power minus 8t square plus 34.76 multiplied by 10 raised to power minus 12t cube। नाइट्रोजन की जो सीपी की वैल्यू किलो जॉउल्स पर मोल पर डिग्री सी में 0.029 प्लस 0.2199 multiplied by 10 raised to power minus 5t plus 0.5723 multiplied by 10 raised to power minus 8t square minus 2.871 into 10 raised to power minus 12t cube। तमाम जो टेम्परेचर्स हैं वो डिग्री सी में हैं और एसीटोन को आप एब्रीविएट कर सकते हैं एसी के साथ। जी, डाटा हमारे सवाल में जो गिवन था हमारे पास सिर्फ वही हमने कॉपी जो थी उसको कर लिया, सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको माइनस लगा दिया क्योंकि ऑब्वियसली हीट सिस्टम से रिमूव हो रही है। तो आपको पता है जब सिस्टम में हीट ऐड होती है वो पॉजिटिव होती है, रिमूव होती है तो वो नेगेटिव होती है, इसलिए सिर्फ बाकी उस डायग्राम में मैंने यहाँ पे माइनस क्यू ऐड कर दिया है। हमें मालूम नहीं है और यही हमने माइनस क्यू फाइंड आउट करना है। स्टेडी स्टेट ओपन सिस्टम है, लिहाजा आप सबसे पहले इस सिस्टम के ऊपर एक एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वो जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है आपको पता है Q प्लस डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा ई के प्लस डेल्टा ई पी। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आपको पता है सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी तरह क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है और कोई एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या रेडिएशन की वजह से ट्रांसफर नहीं हो रही, तो इस वजह से जो हम शाफ्ट वर्क है डब्ल्यू एस है उसको हम 0 ले रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए हमारे पास क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कोई सिग्निफिकेंट वर्टिकल हाइट्स वगैरह नहीं है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम फ्लो प्रोसेस फ्लो डायग्राम में वो दो स्ट्रीम थी, लेकिन हमें कोई हाइट के डिफरेंसेस वगैरह नहीं गिवन, तो आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, कोई हाइट्स वगैरह के इस तरह के इश्यूज नहीं है, तो इसलिए आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा ई पी वो भी 0 के बराबर होगी। अच्छा जी, अब देखिए क्योंकि आपको पता है कि जो ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर फेज चेंजेस हों या टेम्परेचर चेंजेस हों, तो उनकी जो एंथैल्पी की चेंज की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। इस वजह से हम चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी या डेल्टा ई के उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास हमने इसको एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगाई थी। इस एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के अंदर जब शाफ्ट वर्क भी 0 हो गया, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, तो आपके पास एक रिड्यूस्ड फॉर्म में जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन आई है वो Q इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब आपके पास दो स्ट्रीम्स है, आपको पता है, आप उसको लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एन आई एच आई माइनस समेशन ऑफ एन आई एच आई, यानी कि आउटलेट और इनलेट की जो तमाम स्ट्रीम्स आ रही हैं उन स्ट्रीम्स की एंथैल्पी का जो डिफरेंस है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। बेसिकली इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए हमने अब जो है जो वो कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए वो जो कूलिंग कर रहे हैं और जो हीट आपको सिस्टम से रिमूव करनी है उसको हम इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह के सवाल में मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ये बात कर चुका हूँ कि आपके लिए रेफरेंस स्टेट्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो रेफरेंस स्टेट्स को आप आर्बिट्रेरली इसको आप चूज कर सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है
कि कुछ आप कैलकुलेशन स्टेप्स को सिंपल कर लें और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर आप जो उसको ताकि वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। और तो आप क्योंकि आप याद रखिएगा हमारे पास जो पाथ है इसको चेंज इन एंथैल्पी को फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम का जो पाथ आप जो भी फॉलो करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो एंथैल्पी होगी उसकी एक ही वैल्यू निकलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो अब इसी तरह हम इस सवाल के अंदर बेसिकली आपके पास दो मुख्तलिफ किस्म के आप कह सकते हैं कि आपके पास चीज़ें हैं, एसीटोन है और नाइट्रोजन है। लेकिन एसीटोन की फर्दर आपके पास लिक्विड एसीटोन भी है और आपके पास एसीटोन वेपर्स भी मौजूद हैं। तो हम रेफरेंस स्टेट चूज कर लेते हैं। तो अगर एक दफ़ा आप दोबारा डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपके पास यहाँ पर दिया हुआ था एक 65 डिग्री सी है 1 एटमॉस्फेयर, 20 डिग्री सी है 5 एटमॉस्फेयर, 20 डिग्री है 5 एटमॉस्फेयर। तो आप इसकी मदद से एक सूटेबल किस्म की हमने वो जो चूज़ की है रेफरेंस स्टेट। तो इन कंडीशंस को देखिए, एसीटोन लिक्विड के लिए मैंने रेफरेंस स्टेट ले ली 20 डिग्री सी 5 एटमॉस्फेयर और नाइट्रोजन के लिए रेफरेंस स्टेट ले ली गैस 65 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर। ये L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, G स्टैंड्स फॉर गैस है। अब जरा देखिए आपके पास यहाँ पर जो एसीटोन लिक्विड था वो वाकई 20 डिग्री सी और 5 एटमॉस्फेयर है। इट मेक्स सेंस जब मैं इस स्ट्रीम की चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि ये रेफरेंस अगर स्टेट बन गई है तो इसका मकसद है कि इस स्ट्रीम की हम जो है वो एंथैल्पी चेंज को हम जीरो कंसिडर कर लेंगे ताकि आपको फिर बाकी स्ट्रीम्स की आपको निकालनी पड़ेगी। इसका ये फायदा था जिसको हम यूज करेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन में देखिए गैस फॉर्म पे 65 डिग्री सी 1 एटीएम। आप ये देखिए कि आपके पास नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर आपने इनलेट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वो उस जो एक जो मिक्सचर आ रहा था गैसेस का, उस मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद थी, एसीटोन भी मौजूद थी। तो अगर आप इनलेट के ऊपर, क्योंकि 65 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो आप इनलेट की कंडीशंस को जो है वो ख़ास तौर पर नाइट्रोजन के लिए आप उसको यूज़ कर लेंगे। और जब आप उसको यूज़ करेंगे नाइट्रोजन तो आप इसकी वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको रेफरेंस स्टेट ले लेंगे ताकि हम इस प्रॉब्लम को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें। तो जब आपने ये रेफरेंस स्टेट्स चूज कर ली हैं तो अगला स्टेप क्या है कि अगले स्टेप में अब हम जो है एक एंथैल्पी जो इनलेट आउटलेट की जो एंथैल्पी टेबल है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन दोनों जो आपके पास स्पीशीज हैं, आपके पास दो स्पीशीज हैं एसीटोन और नाइट्रोजन, इन दोनों स्पीशीज के लिए इनकी तमाम स्टेट्स के ऊपर जो कि इस प्रोसेस के अंदर स्टेट्स इनकी यूज हो रही हैं। स्पीशीज आपके पास दो हैं क्योंकि एक एसीटोन है एक नाइट्रोजन है, लेकिन आपके पास वो जो एसीटोन है उसकी फर्दर उस स्पीशीज की टाइप्स हैं, वो लिक्विड है वो वेपर है, आपके पास वो एसीटोन वेपर भी मौजूद है। वो दोनों आपके पास टाइप्स वगैरह वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम इसको जब आपके पास एंथैल्पी इनलेट आउटलेट एंथैल्पी टेबल आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए कि आपने यहाँ पर सबसे पहले टेबल के ऊपर अपनी रेफरेंस स्टेट्स जो हैं वो मेंशन कर देनी है। तो जो रेफरेंस स्टेट्स हैं आपके पास एसीटोन के लिए वो आपने अभी देखी है कि लिक्विड एसीटोन एट 20 डिग्री सी और 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के लिए आपके पास गैशियस 65 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर अभी हमने देखा है। तो एंथैल्पी टेबल जब बनाएंगे तो अगर यहाँ पे आप सब्सटेंस लिख दिए वैसे तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एसीटोन वेपर मौजूद है, एसीटोन लिक्विड मौजूद है और नाइट्रोजन मौजूद है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स इन हो रहे हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आउट हो रहे हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग एंथैल्पीज की वैल्यूज। तो देखते हैं सबसे पहले जो एसीटोन वेपर है वो आपके पास कितने उसके मोल्स इन हो रहे हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर 100 मोल्स पर सेकेंड है, तो एसीटोन वेपर्स क्योंकि 0.669 मोल फ्रैक्शन है तो आपके पास जो एसीटोन वेपर्स एंटर हो रहे हैं वो 66.9 मोल्स जो है पर सेकेंड आपके पास वो एसीटोन, हमने इसको मोल्स पर सेकेंड में एसीटोन्स को लिख दिया। इसकी एंथैल्पी ऑब्वियसली हमें मालूम नहीं है, हम इसको H1 लिख दिया। अब देखिए जो इनलेट के ऊपर आप जरा गौर कीजिए,
इनलेट के ऊपर आपके पास सिर्फ दो चीजें हैं, एसीटोन वेपर्स और नाइट्रोजन। आउटलेट पे आपके पास एसीटोन वेपर्स भी हैं, आपके पास नाइट्रोजन भी है, आपके पास एसीटोन लिक्विड भी है। तो इसीलिए इनलेट के ऊपर क्योंकि सिर्फ दो स्पीशीज मौजूद हैं, तो हम आराम से क्या करेंगे, इनलेट के ऊपर जो दो स्पीशीज मौजूद, आपका इनलेट के ऊपर से दो स्पीशीज मौजूद थी, तो आपने वो दोनों लिख दी, एसीटोन वेपर, एसीटोन लिक्विड। लेकिन जो लिक्विड वाली क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है आपके पास, सिर्फ ये एसीटोन वेपर और नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए आपके ना ही इसके आपके पास मोल्स हैं और ना ही आप इसकी एंथैल्पी को कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन क्योंकि देखिए इनलेट के ऊपर 100 मोल्स पर सेकेंड एक गैशियस मिक्सचर आ रहा था, जब आपके पास इनलेट के ऊपर आपने इसमें सवाल में दे दिया था कि 0.669 मोल फ्रैक्शन या 66.9%, 66.9 मोल्स जो है आपके पास यहाँ पर वो बेसिकली इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, वो एसीटोन मौजूद थी और बाकी जो रिमेनिंग नाइट्रोजन होगी, वो नाइट्रोजन जो है वो 33.1 मोल्स पर सेकेंड नाइट्रोजन मौजूद है। तो अब आप देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए हम लोगों ने जो जरा गौर कीजिए, नाइट्रोजन के लिए हमारी जो रेफरेंस स्टेट हमने ली है वो 65 डिग्री सी, और हमने इसको 1 एटमॉस्फेयर हमने इसको लिया है। तो ज़रा देखते हैं, आपके पास यहाँ पर जो इनलेट के ऊपर जो गैस आ रही है, उस गैस का टेम्परेचर 65 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर है। इस गैस के अंदर वो नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो आपके पास यहाँ पर जब आपने नाइट्रोजन की ये रेफरेंस स्टेट ले ली है, तो नाइट्रोजन की रेफरेंस स्टेट लेने से हमें यही फ़ायदा हुआ है कि आपके पास नाइट्रोजन की रेफरेंस स्टेट में से जब उसकी ओरिजिनल उसको आपने, वो दोनों सेम है स्टेट्स, रेफरेंस स्टेट भी वही है और इनलेट पे भी वही है कंडीशंस, तो आपके पास नाइट्रोजन की जो एंथैल्पी है इनलेट पे वो ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स आउटलेट पर हमें पता है कि जो एसीटोन वेपर्स हैं, एसीटोन वेपर्स की तरह देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आप निकाल सकते हैं इजीली। ये जो 36.45 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें मोल फ्रैक्शन के साथ 0.092 के साथ, तो आपके पास मोल्स ऑफ एसीटोन वेपर्स आ जाएंगे। इसी तरह जो ये जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है 0.908, जो मोल फ्रैक्शन है आपके पास नाइट्रोजन की, इसको जब आप टोटल मोल्स यानी कि 36.45 मोल्स पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये नाइट्रोजन की मोल्स आ जाएंगे। एसीटोन के आपके पास मोल्स ऑलरेडी गिवन है, तो इन मोल्स को अब यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर एसीटोन वेपर्स भी, एसीटोन लिक्विड के भी आउटलेट पर, और नाइट्रोजन, इन तीनों हमारे पास जो मुख्तलिफ फॉर्म में आपको चीज़ें थी, इन तीनों के हमने जो नंबर ऑफ मोल्स आउटलेट पे थे वो निकाल लिए हैं। अच्छा अब देखिए, आपके पास जो आउटलेट है, आउटलेट के ऊपर आपने तीन चीज़ें थी, एसीटोन वेपर, एसीटोन लिक्विड, नाइट्रोजन, और आपने एसीटोन लिक्विड की ऑलरेडी आपने जो रेफरेंस स्टेट ली हुई है वो एसीटोन लिक्विड 20 डिग्री सी और 5 एटमॉस्फेयर। जरा यहाँ देखें, आपके पास 20 डिग्री सी 5 एटमॉस्फेयर, 20 डिग्री सी 5 एटमॉस्फेयर, लिहाजा आप इनको इन्हीं वैल्यूज़ को ऑलरेडी हमने इसको यूज़ किया है, और इन वैल्यूज़ को जब हमने यूज़ किया तो इसके अंदर हम जब यूज़ करेंगे तो आपके पास क्योंकि रेफरेंस स्टेट एसीटोन लिक्विड की वही है जो कि ऑलरेडी इस टाइम होनी चाहिए थी, उसकी जो एक्चुअल भी, और आपने इन दोनों का जब डिफरेंस लिया तो आप इसलिए कह सकते हैं कि एसीटोन लिक्विड की जो चेंज इन एंथैल्पी है, एच आउट स्पेसिफिक एंथैल्पी है, वो ज़ीरो है, और बाकी चीज़ें आपने H2 और H3 आपके पास मालूम नहीं है। अब हमने ये H1, H2, H3 इन चीज़ों को हमने फाइंड आउट करना है, और जब हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे तो हम इसके लिए अब कोई स्पेशल जो है थ्योरेटिकल कोई पाथ डिफाइन करेंगे, कोई पाथ बनाएंगे, जिस पाथ को फॉलो करते हुए ये एंथैल्पी की चीज़ें हम इसको अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये आप लोगों के मैंने ये जो अपेंडिक्स B.1 हमारे पास, या B1 सिलेक्टेड फिजिकल प्रॉपर्टी डाटा, तो ये जो है फेल्डर रूसो की किताब से ये डाटा लिया गया है। इसके अलावा ये पेरीज केमिकल इंजीनियरिंग हैंडबुक
उसके अंदर ये भी इसी तरह का बहुत सारा डाटा आपके पास ये मौजूद होगा। तो हम क्या करें इस सवाल के अंदर, बेसिकली अब इस सवाल के अंदर हमने अब क्योंकि आपके पास फर्दर जब इसको सॉल्व करना है, तो ये मैंने आपके पास जो ये जो टेबल B1 है, ये आपके LMS और ocw.kfueit.edu.pk दोनों चैनल्स पर, दोनों जगहों पर इसको मैंने अपलोड कर दिया है ताकि आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि आपके पास एसीटोन है, देखिए ये ऊपर एसीटोन का फॉर्मूला, एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट, एसीटोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, एसीटोन का मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, फिर ये जो हीट ऑफ जो मेल्टिंग है आपके पास एसीटोन की डेल्टा HM, ये वो। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है एसीटोन का। फिर जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब आप बॉयल किया तो उस टाइम जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी, ये उसकी वैल्यू। फिर आपके पास ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, और हमारे पास यहाँ पर जो हीट ऑफ फ्यूजन है, और आपके पास ये हीट ऑफ कंबस्चन है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें इसकी डाटा मौजूद है, जिस डाटा को हम, इनमें से कुछ चीज़ें ही हमें चाहिए होंगी, लेकिन हमारे पास ये डाटा मौजूद है जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा देखिए, ऑलरेडी आपने देख लिया है कि जो आपने एंथैल्पी चार्ट कंस्ट्रक्ट किया है, इस एंथैल्पी चार्ट के अंदर हमारे पास ये कुछ अननोन चीज़ें हैं, जैसे H1, H2, H3। इन अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कोई हाइपोथेटिकल प्रोसेस जो पाथ है उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम बेसिकली दोनों स्पीशीज के लिए उनकी मखसूस रेफरेंस स्टेट्स को यूज़ करते हुए, रेफरेंस स्टेट्स का मतलब ये है कि आपको रेफरेंस स्टेट से आगे बढ़ेंगे, आप तो रेफरेंस स्टेट को आप उसकी स्टैंडर्ड बनाते हुए उससे आगे फॉलो करेंगे, और आप इन तमाम जो चेंजेस हैं एंथैल्पी की, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम H1 को फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास ज़रा इसको एक दफ़ा टेबल को ज़रा देखते हैं दोबारा। H1 हमारे पास जो था, ज़रा इसको गौर कीजिए, इनलेट के ऊपर H1 है, और इनलेट के ऊपर जब H1 था, और H1 खास तौर पर एसीटोन वेपर्स के लिए हमने फाइंड आउट करना है। तो रेफरेंस स्टेट क्या थी आपकी एसीटोन की? रेफरेंस स्टेट हमने चूज़ की थी एसीटोन लिक्विड 20 डिग्री C से 5 एटमॉस्फेयर। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने अब जो चेंज इन एंथैल्पी है वो फाइंड आउट करनी है जब एसीटोन लिक्विड 20 डिग्री C और 5 एटमॉस्फेयर से आपके पास एसीटोन वेपर्स जो है वो 20, जो आपके पास वो एट द लिक्विड एसीटोन वेपर्स एट जो है आपके पास जो इनलेट के ऊपर जो टेम्परेचर था 65 डिग्री C था और 1 एटमॉस्फेयर है, तो उन इनलेट की कंडीशन के ऊपर ये हम एसीटोन वेपर्स की आप जो ये चेंज इन एंथैल्पी होगी इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे आप लिख सकता हूँ मैं, जो हाइपोथेटिकल प्रोसेस पाथ है, ऑलरेडी आपको पता है कि प्रोसेस पाथ जो है कोई सा भी फॉलो करें, ये जो एंथैल्पी की चेंज आएगी, वैल्यू आपके पास एक ही आएगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो हमारे पास अब यहाँ पर जब हम अब आपने जो रेफरेंस स्टेट थी, ये एसीटोन की रेफरेंस स्टेट आपने चूज की थी, लिक्विड 20 डिग्री C और 5 ATM, और आपके पास जिस प्रोसेस स्टेट तक आपने पहुंचना है, यानी कि इस रेफरेंस स्टेट से आपने ये जो इनलेट की कंडीशन थी यहाँ तक पहुंचना है, और इस दौरान में जो चेंज इन एंथैल्पी है उसको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास ये एसीटोन वेपर्स एट 65 डिग्री C और 1 एटमॉस्फेयर। तो इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ज़रा देखिए, आपके पास सबसे पहले एसीटोन लिक्विड 20 डिग्री C 5 एटमॉस्फेयर आपके पास ये होगा, और सबसे पहले आप जब इसको करेंगे, क्योंकि 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो आप आइसोथर्मली एसीटोन लिक्विड का प्रेशर रिड्यूस करेंगे, उसको 1 एटमॉस्फेयर पे ले आएंगे। तो आपने क्या किया है, आइसोथर्मली का मतलब ये होगा कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो अब आपके पास ये एसीटोन लिक्विड 20 डिग्री C और 1 एटमॉस्फेयर पे आ जाएगा। तो ये जो चेंज आई है, इस चेंज में जो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू होगी उसको मैंने यहाँ पे डेल्टा H1A, क्योंकि ये H1 है, ये जो इस स्टेट से इधर तक पहुंच रहे हैं, इसमें आपके पास जो एंथैल्पी है वो H1 है। तो हमने इसको क्योंकि इस प्रोसेस स्टेप में आइडेंटिफाई करने के लिए इसको डेल्टा H1A का नाम दे दिया।
आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद आपने ज़रा इस टेबल को एक दफ़ा दोबारा देखिए, ज़रा गौर करें तो आपको पता लगेगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एसीटोन का वो 56 है। इस इंफॉर्मेशन को अब हम ज़रा यूज़ करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। अच्छा जी, अब आपके पास हमें पता है कि भूलना नहीं है कि इनलेट के ऊपर जो कंडीशंस गिवन थी, वो इनलेट के ऊपर इस गैस स्ट्रीम का जो टेम्परेचर है वो 65 डिग्री सी है। लेकिन अभी हमने देखा है कि जो एसीटोन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सी है। इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर आपको कम ही करना पड़ेगा, वरना आपका ये प्रोसेस सही तरह नहीं हो सकता। जब इसको आगे आप चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एसीटोन लिक्विड 20 डिग्री सी से 180 एम को आप सबसे पहले उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसको ले जाएंगे, उस टेम्परेचर तक ले जाएंगे। इसका मकसद है कि आपके पास एसीटोन लिक्विड एट 56 डिग्री सी एंड 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो इस सिस्टम के अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी हुई है उसको डेल्टा एच वन बी का नाम दिया है। फिर इसी तरह आपके पास, क्योंकि आप ये एसीटोन लिक्विड है 56 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर, तो आप इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं कि एसीटोन, उसके बाद आपके पास इनलेट पे वो जो लिक्विड था एट 65 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर। उसके बाद एक छोटी सी मिस्टेक है, इट शुड हैव बीन 5 एटमॉस्फेयर यहाँ पर। उसके बाद आपने जब ये कर दिया तो फिर अब आपने अगेन जो है उसके साथ में नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट, नहीं 1 एटमॉस्फेयर ही है, ठीक था वो। आपके पास 65 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा, और ये जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसको हम डेल्टा एच वन डी से कहेंगे। अब आपको पता है कि जो पाथ होता है वो यूनिक है, तो जो हम स्पेसिफिक एंथैल्पी है एच है, वो डेल्टा एच पाथ के बराबर है, कि जो भी आपने पाथ फॉलो किया उसके बराबर होगी। तो अब आपके पास ये जो पाथ फॉलो किया आपको याद था, इनको एडअप कर देना है, तो आपके पास जो एच है या एच वन स्पेसिफिक एंथैल्पी है, वो बराबर होगी डेल्टा एच वन ए प्लस डेल्टा एच वन बी प्लस डेल्टा एच वन सी प्लस डेल्टा एच वन डी। इसके ये बराबर होगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अच्छा, अब हमें पता है, ज़रा गौर कीजिएगा, हमें पता है कि जो डेल्टा एच होती है वो वी डेल्टा पी के बराबर होती है किसी भी ऐसे प्रोसेस के लिए जिसके अंदर जो आप खास तौर पर सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए किसी कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम के ऊपर जो प्रेशर चेंज आती है, उस वक्त ये आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं। हमारे पास अब इसमें जो, अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेल्टा एच वन ए थी, डेल्टा एच वन ए लिक्विड एसीटोन से सिर्फ उसको प्रेशर को उसको रिड्यूस किया गया है, तो इसीलिए हम इसको कर सकते हैं। तो आपके पास जो डेल्टा एच वन ए होगी, यानी कि ये देखें डेल्टा एच वन ए जिसमें से प्रेशर को रिड्यूस किया गया है, तो ये आपको फॉर्मूला पता है। अब वी डेल्टा पी फार्मूला होता है। अब ये निकाल कैसे रहे हैं, देखिए आपके पास यहाँ पर दोनों चीज़ें, आपके पास लिक्विड मौजूद है, इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आप लिक्विड की एसीटोन जो आपके पास यहाँ पर लिक्विड मौजूद है उसकी आप निकालेंगे। तो आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका निकालना है, और जो डेल्टा पी है वो पी फाइनल बाय डेस पी रेफरेंस, यानी कि वो आपके पास होगा। और जब आपने एसीटोन लिक्विड को निकालना है, उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि हम इस तरह उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए इसको पहले हम आगे कर लेते हैं कि जो इसको मैंने लिख दिया वी ए सी लिक्विड, और पी फाइनल आपके पास जो था वो प्रेशर फाइनल 1 एटमॉस्फेयर था, और जो रेफरेंस प्रेशर था वो 5 एटमॉस्फेयर था। रेफरेंस प्रेशर कैसे, ये देखिए हमारे पास जो रेफरेंस स्टेट थी, जो पी फाइनल था, देख लेते हैं एक दफ़ा।
अच्छा, अब जरा देखिएगा, हमारे पास जो एसीटोन लिक्विड है उसका आप प्रेशर है निकाल रहे हैं, उसका फाइनल प्रेशर डेल्टा पी फाइनल प्रेशर माइनस उसका रेफरेंस प्रेशर। तो आपके पास यहाँ पर जो एसीटोन था उसके लिए हमने जो रेफरेंस स्टेट थी, आप देख सकते हैं कि वो 5 एटमॉस्फेयर थी, और इस स्टेट में ये तो रेफरेंस होगी, और जो फाइनल प्रेशर था उसका वो आपके पास वो 1 एटीएम था। तो हमने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए इसको जब हमने हल किया है तो 1 एटीएम माइनस 5 एटमॉस्फेयर, तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिए। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो जो डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो अब हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो इसकी एसीटोन की गिवन है, इस टेबल में आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 20 डिग्री सी इज 0.791। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये है कि आपके पास जो डेंसिटी ऑफ एसीटोन होगी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एसीटोन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो जब आपने इसको यूज़ किया तो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू थी 0.791 टेबल से आपने लिख ली, और उसके बाद आपके पास डेंसिटी हमें पता है पानी की 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो उसके बाद हम आगे फर्दर इसकी कन्वर्जन वगैरह करते हैं इसको, ताकि प्रॉपर मोल्स वगैरह के यूनिट्स बन जाएं। तो हमें पता है कि जो आपके पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है वो 1 ml के बराबर होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर से कट गया। 1000 ml 1 लीटर के बराबर है, तो ml ml से कट गया। और टेबल में एक दफ़ा दोबारा देखते हैं ज़रा, जो हमारा चार्ट था मैंने उसकी जो वैल्यू थी एसीटोन की हाईलाइट की थी रेड में। जो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है एसीटोन का वो 58.08 ग्राम्स पर मोल है। तो हम इसी को चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि जो 1 मोल्स ऑफ एसीटोन है वो 58.08 ग्राम्स ऑफ एसीटोन के बराबर है। तो आपके पास ग्राम ग्राम से कट गया, क्यूबिक सेंटीमीटर से कट गया, मिलीलीटर से कट गया। तो आपके पास जो डेंसिटी ऑफ एसीटोन आ गई वो 13.6191 मोल्स जो पर लीटर हमारे पास यहाँ पर जो उसकी डेंसिटी है हमने उसको इस यूनिट्स में फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास ये डेंसिटी है, तो स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है वो 1 ओवर डेंसिटी है। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा एसीटोन का वो 1 ओवर डेंसिटी ऑफ द एसीटोन, उसको लिख सकते हैं आपके 1 ओवर जो आपकी डेंसिटी होगी वो 13.6191, आपके पास यहाँ मोल्स पर लीटर। तो आपके जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है एसीटोन का वो 0.0734 लीटर्स पर मोल आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल दिया। इस स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। आप वहाँ से आपके पास डेल्टा H1A आपके पास वो आ जाएगा। तो जब आपने उसको लगाया है तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो आपके पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए अब आपने इसके अंदर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है एसीटोन लिक्विड का वो 0.0734 लीटर्स पर मोल आपने वो डाल दिया। और उसके बाद जो P माइनस डेल्टा पी है, माइनस डेल्टा पी वो -4 एटीएम आपके पास आ गया। तो उसके बाद आप जो है कन्वर्जन करनी है इस एंथैल्पी के यूनिट्स को कुछ स्पेसिफिक किसी सही तरह उसको यूनिट्स निकालने के लिए। जब आप इसको चलाएंगे आगे फर्दर तो आपने ये पहले सवालों में किया है कि हमने जो आपके पास आइडल गैस कांस्टेंट आर उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इसकी कन्वर्जन की है। फिर इसी तरह आपको जैसे 4/4 इज इक्वल टू 1, तो दो आपके पास जो एंथैल्पी उसकी आर की वैल्यूज़ है ऊपर नीचे लिखकर हम अपने यूनिट्स को कंसिस्टेंट कर लेंगे। तो आपके पास आर की दो वैल्यूज़ हमने यूज़ किए इस सवाल में, 0.08206 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल इंटू केल्विन और 8.314 जाउल्स पर मोल इंटू केल्विन। तो ये मोल इंटू केल्विन से कट गया। फिर आपके पास लीटर्स है, लीटर से कट गया, एटमॉस्फेयर से कट गया। और हमें पता है कि 1 किलो जाउल्स इक्वल टू 10⁻³ जाउल्स, जाउल्स आपका जाउल से कट गया। तो आपके पास जो बचा है, जो फर्स्ट स्टेप की आपके पास चेंज इन एंथैल्पी है विच इज इक्वल टू -0.0297 किलो जाउल पर मोल। उसके बाद देखिए कि आपके पास यहाँ पर फिर H1B है। तो H1 जो B है आपके पास जरा गौर कीजिए वो क्या है, वो जब लिक्विड जो एसीटोन है 1 एटमॉस्फेयर से वो उसका टेम्परेचर हीटअप करने के बाद
56 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाता है। तो जो डेल्टा H1B है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो है आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा H1B इज इक्वल टू T1T2 CPT dt। और ये खास तौर पर उन लिक्विड्स के लिए कि जिनका प्रेशर तो जो है वो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास एसीटोन है, वेपर है, सॉरी एसीटोन लिक्विड है, तो आपने एसीटोन लिक्विड की हीट कैपेसिटी की जो इक्वेशन है उसको लिख दिया, लिमिट्स पुट कर दी कैलकुलेटर की मदद से। आपने डायरेक्टली या इस तरह स्टेप्स छोटे छोटे करके जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ 1B वो 4.6824 किलो जाउल्स पर मोल आपके पास आ गई है। अच्छा जी, अ, अब देखिए ऑलरेडी आपके पास हमने ये 56 उसको किया था। आपको पता है कि सबसे पहले जो एसीटोन लिक्विड है वो बॉयल्स करेगी और एक उसके अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जो है आप जो अ, फिर जब इसका प्रेशर बॉइलिंग टेम्परेचर पे इसका जो ये बॉइलिंग पॉइंट तक जब पहुंच जाएगी एसीटोन, तो वो फिर उस वक्त वो एसीटोन वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब मकसद ये है कि आपके पास ये जो इस स्टेप के अंदर जो हमारे पास इंथैल्पी आई है, यानी कि एसीटोन लिक्विड एट 56 डिग्री सी 180 एम टू एसीटोन वेपर एट 56 डिग्री 180 एम, तो ये बेसिकली आपके पास जो कंडीशन आई है, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास कोई वेपराइजेशन हो रही है, कोई बॉइलिंग हो रही है, तो हम वेपराइजेशन या बॉइलिंग के लिए आप डेल्टा एच वी की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं विच इज़ 30.2। तो हमने यहाँ पर वही वैल्यू यूज़ की है। 30.2 किलो जॉल्स पर मोल हमारे पास ये डेल्टा H1C भी आ गया। इसी तरह आप जो है डेल्टा H1 जो डी है वो भी निकाल लेंगे। और हमें पता है कि जो डेल्टा H1D है, और ख़ास तौर पे आपके पास दो गैसेज हैं, उनका आप प्रेशर उसका सेम है गालबन। एक सेकेंड, जो डेल्टा H1D है उसके अंदर आपके पास जो है वो ख़ास तौर पर क्योंकि वो दोनों गैसेस हैं और सिर्फ उसका आप जो है वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो एक सेकेंड, ज़रा गौर कीजिएगा। अब यहाँ से जब आप 56 डिग्री सी से 65 डिग्री सी है, तो आप सिर्फ इन दोनों गैसेस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर उसका कांस्टेंट है। तो आपने उसके लिए जो इक्वेशन फिर आप यूज़ करेंगे वो आप कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डिफरेंट टेम्परेचर गैसेस के लिए वो डेल्टा H1D इज इक्वल टू T1T2 CPT dt। जब आपने ये निकाली है, तो अब आपने यहाँ पर जब CPT dt निकालनी है, तो बेसिकली आपने यहाँ पर CP ऑफ एसीटोन वेपर्स आपने यूज़ करनी है। और आपके पास T1 उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है एसीटोन का, यानी कि वो जो आपके पास रेफरेंस स्टेट थी, और अ, उसको नहीं, बल्कि जो इस कंडीशन के अंदर आपको पता है कि 56 है, 65 है, तो वो आपने T1 T2 पुट कर लिया। जब आपने इक्वेशन लगा दी तो इसको फिर कैलकुलेटर की मदद से जब आपने जो डेल्टा H1D निकाली वो 0.8942 किलो जॉल्स पर मोल निकली है। ये जो वैल्यूज हैं, अब इसको आप इक्वेशन नंबर अपनी जो अपनी जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है उसके अंदर आप पुट कर देंगे। और जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इसको पुट किया, तो हमारे पास एक सेकेंड, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जब आपने इसको पुट किया, तो आपने सारी H1 HB H1
ये 1A 1B 1C 1D ये सारी वैल्यू निकालने के बाद जो चेंज इन एंथैल्पी आपको H1 थी वो 35.7469 किलो जॉउल पर मोल आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम जो H2 है उसको फाइंड आउट करना है। तो H2 को फाइंड आउट करने के लिए भी हम कोई आउटलेट है, आउटलेट के ऊपर जो आपके पास स्ट्रीम थी उसके H2 एक कंपोनेंट था, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी दोबारा हम इसी तरह हाइपोथेटिकल एक प्रोसेस पाथ बनाएंगे। और आपके पास देखिए ये जो प्रोसेस पाथ है उसके अंदर आपने रेफरेंस जो स्टेट है, क्योंकि जो H2 था H2 जो था आपके पास वो ये देखिए एसीटोन आपके पास वो वेपर्स था। और आपको पता है कि जो एसीटोन वेपर से सवाल के अंदर उसमें गिवन थे, तो उनकी कंडीशंस को देखते हुए आपका एसीटोन की यहाँ पे लिक्विड से कहीं 20 डिग्री सी से 5 एटमॉस्फेयर है, तो आपके पास एसीटोन की वो रेफरेंस कंडीशन गिवन है। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम आगे इस प्रॉब्लम को चलाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो रेफरेंस स्टेट थी एसीटोन की वो लिक्विड 20 डिग्री सी 5 एटीएम है। तो वहाँ से हमने एसीटोन वेपर्स 20 डिग्री सी और 5 एटीएम हमने एटमॉस्फेयर हमने बनाने हैं। तो आपके पास देखिए कि शुरू में जो रेफरेंस स्टेट है एसीटोन की वो एसीटोन लिक्विड है 20 डिग्री सी और 5 एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपने जो इसको सबसे पहले आपने इसको रिड्यूस करना है, इसका प्रेशर एसीटोन लिक्विड 20 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर जब प्रेशर पे पहुंच के उसके बाद आपके पास जो है फर्दर अब आपने इस एसीटोन को हीटअप करना है कि ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। फिर एसीटोन लिक्विड 56 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर, इस बॉइलिंग के बाद अब आपने जो है ये मजीद हीटअप के ऊपर ये उसके अंदर आपके पास वेपर फॉर्म जो वेपर फॉर्म में आ जाएगी और एसीटोन वेपर्स एट 56 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपके पास ये जो वेपर फॉर्म में आने के बाद फिर इसका आपने इसको जो है कूल किया, और कूल जब किया तो आपके पास एट एसीटोन वेपर्स एट 20 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर। और फिर आपने इसको फर्दर जो है वो हाईलाइट किया, बोल्ड किया, तो फिर आपके पास वहाँ पर जो एसीटोन वेपर्स एट 20 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर से एसीटोन वेपर्स एट 20 डिग्री सी और 5 एटमॉस्फेयर आपके पास आ जाएगा। ये सारी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, इसको गौर करें। जब आपके पास ये एसीटोन लिक्विड 20 डिग्री सी से प्रेशर है, अभी हम ये ऊपर प्रेशर की चेंज है हमने ये अभी ऊपर हमें निकाला है इसके अंदर अभी एसीटोन लिक्विड ये ऊपर हम पिछले पार्ट में H1 निकालते हुए वो आपने डेल्टा H2A माइनस ये आपने उसकी ये वैल्यू निकाल दी, वही आपने जो पीछे निकाली थी वो वैल्यू आपने लिख दी है। फिर आपके पास देखिए जब एसीटोन लिक्विड है वो आपको पता है जब 20 डिग्री सी से वो एसीटोन लिक्विड है 56 डी तक होता है। ये वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी आपने पीछे निकाल ली थी, तो उसको भी आप फर्दर यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर हमें ये भी पता है डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन भी गिवन है, क्योंकि 56 डिग्री पर आपके पास जो एसीटोन लिक्विड है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके पास जो है उसको आप लिख सकते हैं डेल्टा H2 वो 30.2 किलो जॉल्स पर मोल, आपने उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा जी, फिर अब आपने तो फिर अब आपके पास जो डेल्टा H2D था वो जहाँ पे उसको हमने हमें पता है कि डेल्टा H2D के लिए जो कांस्टेंट प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो एसीटोन वेपर्स की हमने बात की थी, तो एसीटोन वेपर्स की आपने सीपी की इक्वेशन लिख दी, तो आपके पास यहाँ से डेल्टा H2D भी आपके पास आ गया। फिर हमें पता है कि वो गैसेस खास तौर पर जो आइडियली कंडीशंस हैं या आइडियल के करीब करीब होती हैं, उनकी जो डेल्टा एच है वो चेंज ज़ीरो के बराबर होती है। और हम अब अगर यही एज्यूम कर लें
कि वो जो एसीटोन वेपर्स हैं वो बेसिकली क्लोज टू आइडियल गैस हैं। तो उस वक्त आपके पास जब ऐसा होगा तो एसीटोन वेपर्स के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एसीटोन वेपर्स एट 20 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर से एसीटोन वेपर्स एट 20 डिग्री सी और 5 एटमॉस्फेयर। तो ये इसको हमने डेल्टा एच 2E का नाम दिया इसको हमने, क्योंकि ये अभी देख लिया, अभी बात किया है कि क्लोज टू आइडियल है, इसको हमने जीरो तस्वीर कर लिया है। अब ये आपके पास जो डेल्टा एच 2 है, 2B 2C 2D 2E सारी इक्वेशन मौजूद हैं। इन इक्वेशन को हम जो है वो इसको पुट किया और उसके बाद आपने H2 की वैल्यू आपने निकाल ली है, सॉरी H2 की वैल्यू निकाल ली है। जब अब आपने फर्दर इसको H3 की वैल्यू निकालनी है, उसी तरह आपके पास रेफरेंस स्टेट्स वगैरह मौजूद हैं और रेफरेंस स्टेट्स को यूज़ करते हुए आपने जो है वो अब मालूम ये करना था कि नाइट्रोजन गैस एट 65 डिग्री सी और 1 एटमॉस्फेयर, इसको जब आप नाइट्रोजन गैस एट 20 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर और वहाँ से अब आप इसको नाइट्रोजन गैस एट 20 डिग्री सी और 5 एटमॉस्फेयर तक लेके जा रहे हैं। हमने ये इसका जो था वो पाथ उसको हमने कर लिया। जब हमने पाथ कैलकुलेट किया तो फिर आपने डेल्टा एच जो 3A है उसके लिए आपके पास फॉर गैसेज एट कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर वो सीपी वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे इसमें, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन यहाँ पे किसी और चीज़ की सीपी ना लगा दीजिएगा, डेल्टा एच 3A भी आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर हमने, क्योंकि ये गैसेस जो है वो क्लोज टू आइडियल हैं, डेल्टा एच ज़ीरो होगा और नाइट्रोजन जो है अगर वो आइडियल की करीब करीब बात करें तो इसलिए फिर हम डेल्टा एच 3B जो कि 20 डिग्री सी से 1 एटमॉस्फेयर सिर्फ प्रेशर की चेंज है वहाँ पर ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इन तब को जब हमने इसमें इक्वेशन में डाला 6 में तो आपके पास जो H3 वो -1.352 किलो जूल पर मोल आ गई। दोबारा हम इनलेट आउटलेट एंथैल्पी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और जितनी भी स्पीशीज वो मौजूद होगी अपनी मुख्तलिफ स्टेट्स में प्रोसेस के दरमियान में और उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो H1 H2 H3 हम वो पुट कर लेते हैं। तो आपके पास दोबारा टेबल ड्रॉ कर लिया, आपको ये चीज़ें मौजूद थी, ये H1 H in H out मौजूद नहीं थे, हमने इनकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद आप इसको फॉर्मूले को हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं, Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ NiHi माइनस समेशन ऑफ NiHi आउटलेट माइनस इनलेट। तो आपके पास देखें आप आउटलेट के ऊपर जो स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे आप देखते जाइए 3.3534 हमारे पास ये स्ट्रीम है मोल्स पर सेकेंड और साथ में आपने जो उसकी एंथैल्पी है वो निकाली थी वो लिख ली। आप इस तरह सारा इस इक्वेशन को क्योंकि जब आपने कैलकुलेट की अमाउंट निकाली दिस अमाउंट वाज नाउ -2331.33 किलो जूल पर मोल। तो ये बेसिकली आपके पास जो थी सॉरी किलो जूल पर सेकेंड और इसको किलो वाट में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये क्यू की हमारे पास वैल्यू है। इसका मकसद है कि इस सिस्टम में से अगर कॉन्टिन्यूसली चलाना है तो आपको 203,031.33 किलो वाट ऑफ हीट जो है वो कॉन्टीन्यूसली इसमें से आपको रिमूव करनी पड़ेगी, तब भी आपके पास पार्शियल कंडेंसेशन आएगी और आपके पास ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। सो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 22। लेक्चर की वीडियो और लेक्चर के नोट्स आपके LMS OCW वगैरह पे अवेलेबल है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और अगर आपके कुछ सवालात वगैरह हों तो यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल या मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बेस्ट वे है वो asim.ali@kfuit2.edu.pk उसके ऊपर आप यूज़ कर जो है वहाँ से डाटा वगैरह अपना ले सकते हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दिस नोट्स ताकि जब आप लोग लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करें देन यू नो उसके अंदर आपके पास सवालात वगैरह पूछने के लिए मटेरियल वगैरह मौजूद हो ताकि हम इसको सही तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।